प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट को इस प्रकार से हैं। इसराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस बीच ईरान ने इसराइल को संदेश भेजा है जिसमें उसने कहा कि वह हमास इसराइल युद्ध को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। इसके आगे ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि लेकिन अगर गाज़ा में इसराइल का ऑपरेशन जारी रहता है तो उसे हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अगर ईरान इस युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है तो युद्ध और भी बढ़ सकता है। यह संदेश ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इसराइल को भेजा है। ईरान की ओर से यह धमकी तब आई है जब बाइडेन प्रशासन ईरान और लेबनान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह को युद्ध में शामिल होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। इस सप्ताह अमेरिका ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर और लड़ाकू जेट भेजे हैं, लेकिन स्थिति को बिगड़ता देख अब यूएस ने दूसरा युद्धपोत भी भेजा है। यूएसएस आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर को भूमध्य सागर में तैनाती के लिए रवाना किया गया है। एक्सियोसिस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने शनिवार को बेरूत में यूएन के मध्य पूर्व दूत टोर वेंसलेट से मुलाकात की। वेंसलेट ने अमीर अब्दुल्लाहियन से गाज़ा और इसराइल में संघर्ष को मध्य पूर्व के बाकी हिस्सों में फैलने से रोकने के लिए मदद मांगी। ईरानी विदेश मंत्री ने इसके जवाब में कहा कि ईरान नहीं चाहता कि यह संघर्ष एक क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो हमास की ओर से गाज़ा में बंधक बनाए गए नागरिकों की रिहाई में मदद करना चाहते हैं, लेकिन इसके आगे उन्होंने कहा कि ईरान की अपनी रेड लाइन है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसराइल गाज़ा पर हमले जारी रखता है तो ईरान जवाब देगा। ईरानी विदेश मंत्री के बयान पर इसराइल के प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है। इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री ने हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह से मुलाकात की थी। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा इसराइल में गाज़ा में नागरिकों के खिलाफ अपराध रुकना चाहिए क्योंकि कुछ घंटों में बहुत देर हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिरोध के लिए उठाया गया कोई भी कदम इसराइल के लिए बड़े झटके का कारण बनेगा। इसराइल ने शनिवार रात को भी गाज़ा पर बमबारी जारी रखी। आइए दूसरी खबर भी हमास के बारे में है। हमास के हमले के बाद से इजरायली सेना गाज़ा पर ज़मीनी आक्रमण करने को तैयार है। बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक अपने साजो सामान के साथ गाज़ा की सीमा पर मौजूद हैं। इजरायली सेना ने टैंक, तोप और दूसरे हथियारों को भी सीमा पर तैनात किया हुआ है। जैसे ही आदेश मिलता है इजरायली सेना गाज़ा पर धावा बोल देगी। ऐसे में जाने कि इजरायली सेना गाज़ा पर कौन कौन से हथियारों से हमला करेगी। गाज़ा पर किन हथियारों से हमला करने जा रही है इजरायली सेना। टैंक से लेकर बुलडोजर तक का उतारा। इजरायली सेना के पास एक से बढ़कर एक हथियार हैं। इजरायली सेना को लंबे समय से अमेरिका का समर्थन और सहयोग मिलता रहा है। इसमें अमेरिकी कांग्रेस की अनिवार्य फारसी फंडिंग के तौर पर $3.3 बिलियन और मिसाइल रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए $500 मिलियन का आर्थिक पैकेज भी शामिल है। इसके अलावा अमेरिका और इसराइल कई घातक हथियारों को एक साथ विकसित भी करते हैं, जिससे समय आने पर दोनों देश उन हथियारों को भी अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसराइल मध्य पूर्व में सबसे अच्छे हथियारों से लैस देशों में से एक है। इसराइली वायुसेना में उन्नत अमेरिका की F-35 जेट, अमेरिकी पैट्रियट और आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के अनुसार 1980 के दशक में मरकावा आईडीएफ द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य युद्धक टैंक रहा है। वर्तमान में इजरायली सेना मरकावा टैंक के मार्क 4 मॉडल का इस्तेमाल करती है। आर्मी टेक्नोलॉजी के अनुसार मरकावा को ऑपरेट करने के लिए कमांडर, एक लोडर, एक गनर और एक ड्राइवर की जरूरत होती है। यह 8 पैदल सैनिकों को भी युद्ध के मैदान में लेकर जा सकता है। मरकावा टैंक चलाते समय भी अपने लक्ष्य पर फायर कर सकता है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार मरकावा का निर्माण गाज़ा सीमा की रक्षा के लिए ही किया गया है। कुछ वीडियो फुटेज में मरकावा टैंक को गाज़ा की सीमा के करीब गश्त लगाते देखा गया है। इसराइल ने गाज़ा पर आक्रमण के लिए ईटन आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल को सीमा पर तैनात कर दिया है। आर्मी टेक्नोलॉजी के अनुसार ईटन एक मल्टीपर्पज़ 8x8 पहियों वाला लड़ाकू वाहन है। इस वाहन का इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में दुश्मन के हमलों से बचते हुए अपने सैनिकों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाना है। यह आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल 2022 से इजरायली सेना में तैनात है। इसमें कमांडर, ड्राइवर, रिमोट कंट्रोल वेपन ऑपरेटर के अलावा 9 सैनिकों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह होती है। F-35 लड़ाकू विमान। संभावना जताई जा रही है कि ज़मीन पर इजरायली सेना को समर्थन देने के लिए वायुसेना F-35 विमान का इस्तेमाल कर सकती है। लॉकहीड मार्टिन का बनाया हुआ स्टेल्थ फाइटर जेट स्ट्राइक मिशन के लिए है। यह ज़मीन से लॉन्च की गई हीट सीकिंग मिसाइलों से बचने के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। यह अपने पंखों पर 4-500 पाउंड की GBU-12 लेज़र गाइडेड बम के अलावा अपने आंतरिक वेपन में 2 GBU-12 और एक AIM-9 हवा से हवा में मार करने वाली हीट सीकिंग मिसाइल ले जा सकता है। GBU-72 बंकर बस्टर बम। इजरायली वायुसेना गाज़ा में ज़मीन के अंदर मौजूद लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल कर सकती है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के पास पहले से ही अमेरिकी GBU-72 बम मौजूद है। यह हवा से ज़मीन के अंदर मौजूद किसी भी तहखाने या बंकर को नष्ट करने में सक्षम है। यह बम पहले ज़मीन में छेद करता है तब फटता है। GBU-72 बम 2268 किलोग्राम वजनी है। हेरॉन TP ड्रोन। इसराइल गाज़ा पट्टी पर हमले के दौरान हेरॉन TP ड्रोन का भी इस्तेमाल करेगा। हेरॉन TP ड्रोन रेकी के साथ हमला करने में माहिर है।
यह दुश्मन की नज़र में आई बिना उस पर मिसाइल दाग सकता है। D9R बख्तरबंद बुलडोज़र। इसराइल ने गाज़ा में हमास के बैरिकेड्स को ख़त्म करने के लिए अपने D9R बख्तरबंद बुलडोज़र को तैनात कर दिया है। D9R बख्तरबंद बुलडोज़र 26 फुट लंबा है। इस बुलडोज़र में 15 टन का अतिरिक्त कवच लगा है। इस पर रॉकेट और RPG हमले का कोई असर नहीं होता है। इसे गाज़ा पट्टी घनी आबादी में इमारतों की भूलभुलैया को तोड़कर रास्ता बनाने में, हमास के बारूदी संघर्ष से निपटने और रास्ते की बाधाओं को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह पुल निर्माण के साथ साथ खाई भी खोद सकता है। आइए अब भूकंप के बारे में बात करें। पश्चिमी अफगानिस्तान में रविवार सुबह एक बार फिर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई है। अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले कुछ हफ्तों में आए तेज भूकंप के झटकों के बाद हज़ारों लोग मारे गए और पूरे गांव तबाह हो गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बताया कि भूकंप हेरात शहर से 33 किलोमीटर दूर आया है। गौरतलब है इस सप्ताह में तीसरी बार झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक शुक्रवार को अफगानिस्तान में रिक्टर स्केल पर 4.6 तीव्रता का भूकंप आया था। सुबह 6:39 बजे देश में 50 किलोमीटर की गहराई में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इससे पहले 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान में रिक्टर पैमाने पर 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। इससे हेरात प्रांत में 4000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। हज़ारों आवासीय इमारतें नष्ट हो गई थी। हेरात और आसपास के इलाकों में शनिवार को भी 6.3 तीव्रता के भूकंप और उसके शक्तिशाली झटकों से हिल गए। आइए हम चीन के बारे में बात करें। चीन में आर्थिक मंदी और उत्पीड़न से तंग आए चीनी नागरिकों का पलायन बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में चीनी नागरिक दक्षिणी सीमा पार कर अमेरिका में अवैध प्रवेश कर रहे हैं। 2023 के पहले 3 महीनों में 2022 की तुलना में दोगुने चीनी अवैध प्रवासी अमेरिकी सीमा पार कर गए थे। इस साल की पहली तिमाही में लगभग 4293 चीनी नागरिकों को अमेरिकी सीमा पर पकड़ा गया था। US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की सीमा सुरक्षा एजेंसी द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार पूरे 2022 में यह आंकड़ा 1987 के करीब था। दरअसल डेटा से पता चलता है कि फरवरी 2021 के बाद से अमेरिका में प्रवेश करने वाले अवैध चीनी प्रवासियों की संख्या हर महीने लगातार बढ़ रही है। CBP डेटा के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर आने वाले सैकड़ों हजारों प्रवासियों में चीनी सबसे तेजी से बढ़ती जनसंख्या की है। अधिकांश अवैध चीनी प्रवासी आमतौर पर इस्तांबुल और फिर इक्वाडोर के लिए उड़ान भरते हैं, जो उन कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में से एक है जहां वे बिना वीज़ा के प्रवेश कर सकते हैं। वहां से वे कोलंबिया के उत्तरी तट से निकोल तक बस में यात्रा करते हैं। यह डेरियन गैप को पार करने के लिए लॉन्च पैड है, जो जंगलों, पहाड़ों और तेजी से बहने वाली नदियों के माध्यम से 110 किलोमीटर का जोखिम भरा दलदली मार्ग जो मध्य और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। इस पूरी यात्रा के दौरान प्रवासियों को घातक जानवरों और हिंसक आपराधिक समूह के जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिसमें गल्फ क्लान, एक अर्धसैनिक समूह और कोलंबिया का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल शामिल है। पनामा स्थित NGO IOM के अनुसार 2014 और 22 के बीच मार्ग पर कम से कम 207 प्रवासियों के लापता होने या मरने की सूचना मिली है, जिसमें अकेले 2022 में 41 मौतें शामिल हैं। इस खतरनाक यात्रा को करने के लिए चीनी प्रवासी कथित तौर पर लगभग, यदि स्वयं यात्रा कर रहे हो तो $5000 से $7000 तक खर्च करते हैं। यदि वे तस्करों की मदद लेते हैं तो $35000 तक खर्च करते हैं। यह मध्य या दक्षिण अमेरिका के प्रवासियों द्वारा आम तौर पर भुगतान की जाने वाली राशि से 3 गुना अधिक है। यह इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि केवल गरीबी चीनी ही अपने देश से नहीं भाग रहे, बल्कि इनमें से कई प्रवासी श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आते हैं। इनमें छोटे व्यवसाय के मालिक, शिक्षक, फाइनेंसर, खेत के मालिक, फिल्म निर्माता आदि भी शामिल हैं। आइए आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।